कुछ लोग तो जैसे ग्रोइंग ओल्ड नाम की किताब का पेज ही नहीं पलटते। उनका राज क्या है? आखिर कैसे कुछ लोग सालों बाद भी यंग और एक्टिव रहते हैं? एक ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ हमारी स्किन की नरमी ही नहीं बल्कि जॉइंट्स की मजबूती का भी बेस है, जो बुढ़ापे की रफ्तार को धीरे कर सकता है और जिसे समझकर आप भी लंबे समय तक फिट और यंग महसूस कर सकते हो। इस एलिमेंट का नाम है कोलाजन। ये कोई आम सप्लीमेंट नहीं बल्कि एक पावरफुल साइंस है। इसके पीछे छुपे हैं कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हर एज ग्रुप के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए इस सफर में हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर रामावतार शर्मा जी के साथ, जो हर वीक हेल्थ बॉक्स में आपकी स्वास्थ्य और लंबी लाइफ के नुस्खे बताते हैं। आज भी हमारी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हुए हमें बताएंगे कोलाजन के असली फायदे। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर रामावतार शर्मा जी का। डॉक्टर रामावतार शर्मा जी का। और मैं माहिया आपके साथ हूँ। आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी बॉक्स एफएम पर। शो चल रहा है हेल्थ बॉक्स और हमारे साथ में आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर रामावतार शर्मा सर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत आपका हो चुका है। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी। नमस्ते, श्रोताओं को भी नमस्ते। हाँ जी, बोलिए। सर आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कोलेजन, राइट? इसको कोलेजन ही कहते हैं या फिर इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और है? नहीं, ये कोलेजन ही है इसका। अच्छा। और कोलेजन बेसिकली एक प्रोटीन होता है। ओके। सो ये जो कोलेजन है बेसिकली ये सब लोग कहते हैं कि ये प्रोटीन का काम करता है, तो क्या सच में ये जितनी भी लेडीज़ हैं जो आजकल ऐसा सा हो गया है कि उनकी जो हेल्थ है वो धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। आज सुबह जब हम लोग बात कर रहे थे कि 21 के होके भी 30 की नज़र आती है, तो क्या ये उस पर इफेक्ट डालता है? देखिए, कोलेजन एक पार्ट प्रोटीन है। एक तो ऐसा प्रोटीन होता है कंप्लीट, ये पार्ट प्रोटीन है, पेप्टाइड से बनता है। केमिकल इसके स्ट्रक्चर को अपने देखें तो अब कोलेजन क्या होता है कि आपकी चाहे हड्डियां हों, मांसपेशियां हों, आपके जो अलग अलग जो बॉडी के अंग हैं, आपकी त्वचा है, आपके बाल हैं, इन सब का जो स्ट्रक्चर बनता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर ये ऑर्गन्स वगैरह डेवलप होते हैं, वो कोलेजन से ही बनता है जी। और हमारे शरीर में जितने भी टोटल प्रोटीन्स होते हैं उसमें 30% है वो कोलेजन प्रोटीन होता है जी। अंगों को, उनको शरीर को बनाने के अलावा उनको मजबूत रखने के लिए और उनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और उनके अंदर एक जो आप कह सकते हैं ग्लो सा बनता रहता है हमारे बालों के अंदर और हमारी त्वचा के अंदर, वो सब कोलेजन की वजह से बनता है जी। तो ये तो कोलेजन का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या पूछ रहे हैं आप? जी। मेरा एक और सवाल है, जैसे कोलेजन जो है वो शरीर के कौन कौन से ऐसे अंगों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो होना चाहिए? नहीं, जरूरी तो देखो, मैंने कहा कोलेजन सब जगह है, शरीर है, लेकिन हमें जो नजर आता है सामने वो जैसे आपके स्किन पे नजर आता है और आपके बालों में नजर आता है आउटवर्डली। बाकी तो आपकी सारी, चाहे हड्डी हो, चाहे आपकी मांसपेशियां हो, चाहे आपका हार्ट हो, सब जगह कोलेजन है। कोलेजन एक ऐसी है जो पूरे आपके शरीर के अंदर होता है। ओके। सो अगला अगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँ कि क्या ये जो खाना होता है आजकल का जो खाना है, क्या इससे हमें कोलेजन मिलता है? कोलेजन हमारे मिलता नहीं है, एक्चुअल में कोलेजन हमारे शरीर में ही बनता है। ओके। देखिए, हमारे शरीर को यदि हम अंडरस्टैंड करें तो हमारा शरीर एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बॉडी खुद ही सिंथेसाइज करती है। तो प्रोटीन जो ये प्रोटीन है कोलेजन, ये हमारा शरीर की जो कोशिकाएं हैं ना, वो कोशिकाएं ही इसको बनाती हैं और जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो बना लेते हैं। और इसलिए उसका सोर्स है वो आपके खाना होता है, जो प्रोटीन रिच फूड होता है जी। उससे हमारा जो शरीर है उसमें से कंटेंट ले करके, और वो कंटेंट होते हैं अमाइनो एसिड्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, उनको ले करके कोलेजन सिंथेसिस बॉडी में होता है। ओके। सो जैसा कि हमारा शो का नाम ही है हेल्थ बॉक्स, और अब जब भी आते हैं तो हर बार कोई ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जो हमारी हेल्थ को सबसे ज़्यादा फोकस करता है। सो हम चाहे हमारी हेल्थ के बारे में सोचे ना सोचे, आप हर टॉपिक में हर बार हमारे हेल्थ के बारे में सोचते हैं। सो ये जो सप्लीमेंट्स आजकल लेते हैं जो लोग हैं वो सप्लीमेंट्स लेते हैं, सो क्या इसका कोई फ़ायदा या नुकसान है बॉडी में?
देखिए, उससे पहले मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊंगा, शेयर करना चाहूँगा। जी आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना है? जी। लोग कहते हैं साहब वो कम्युनिस्ट थे और कम्युनिज्म वहीं से आया है, सोशलिज्म वहीं से आया है। जी। कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म के या मार्क्सिज्म के जन्मदाता हो सकते हैं, लेकिन जब उनको खुद किसी ने एक बार पूछा कि क्या आप मार्क्सिस्ट हो, जी। तो उसने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। जैसे जीसस वाज नॉट ए क्रिश्चियन, जीसस क्रिश्चियन थोड़ी था, ही वाज ए जू। उसने कंसेप्ट दिया, ऐसे मार्क्सिज्म का कंसेप्ट मार्क्स ने दिया, लेकिन वो इसके दैट वाज ए पॉलिटिकल पार्ट ऑफ मार्क्स। लेकिन मार्क्स एक बहुत बड़े फिलोसोफर भी थे, सोशल थिंकर भी थे और एक अलग एनलाइटेंड पर्सन भी थे कई क्षेत्रों के अंदर। कई अपनी उनकी दुर्बलताओं के साथ में उनके पास सोचने की बड़ी शक्ति थी। तो मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया कि आपको यदि अपना ब्रेन विकसित करना है तो आपको अपने हाथों से काम करते रहना चाहिए। हमारे हाथ जितना काम करते हैं उतना ही हमारा ब्रेन है वो विकसित हो जाता है। इसलिए यदि हम हाथ का काम बंद कर देंगे तो धीरे धीरे हमारा जो ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग भी स्लो डाउन हो जाती है जी। तो ठीक इसी तरह से आप यदि बॉडी को सप्लीमेंट के रूप में चीज़ देने लग जाओगे तो बॉडी की जो लाखों साल के इवोल्यूशन के बाद में एक कैपेसिटी डेवलप हुई है कि वो अपनी ज़रूरत के जितने भी कंपाउंड होते हैं उनको खुद सिंथेसाइज कर लेती है, खुद बना लेती है, तो वो क्षमता उसकी ख़त्म हो जाएगी जी। तो मैं तो सप्लीमेंट का इन जनरल 2-3 जो इम्पोर्टेंट होते हैं, B12 का मान लो वेजिटेरियन लोगों में, लाइफस्टाइल के अलावा विटामिन D3, विटामिन के कुछ केसेस के अंदर, उनको छोड़ करके पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। अच्छा। स्पेशल सर्कमस्टेंस को तो आप अलग छोड़ दीजिए, लेकिन जनरल पॉपुलेशन के लिए सप्लीमेंट का ज़्यादा उपयोग नहीं है। उसका रीज़न है, अब मान लो जैसे आजकल खूब आते हैं फिल्म स्टार भी आपको कहेंगे कि साहब ये कोलेजन खाओ, मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं जी। आजकल बाबा लोग भी अपने बालों को चमका करके कहते हैं कि देखो यदि मेरे जैसे चमकते हुए बाल चाहिए तो मेरा कोलेजन खाइए जी। वो आपको बेच रहे हैं। एक्चुअल में एक सिंपल सा लॉजिक है, आप यदि थ्रू सप्लीमेंट कोई कोलेजन लेते हो तो वो आपके स्टोमक में जाएगा। आपके स्टोमक के अंदर आमाशय जिसको कहते हैं उसमें एसिड होता है, तो वो उस सप्लीमेंट के ऊपर एसिड काम करके उसको ब्रेक डाउन कर देगा, तो वो कोलेजन तो रहेगा ही नहीं, वो वहीं अलग अलग हिस्सों में टूट जाएगा। फिर वो आपकी छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत में एंजाइम्स रिलीज होते हैं जी। तो वो जो जितना भी वहाँ पे खाना पहुँचता है तो एंजाइम उसको और ब्रेक डाउन कर देते हैं और टूट जाएगा वो, फिर उसको पेस्ट के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, फिर वो एब्जॉर्ब होगा तो एज कोलेजन के रूप में तो एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, वो अलग अलग प्रोटीन के रूप में होगा। तो जो सप्लीमेंट आप ले रहे हो उसका कोई डायरेक्ट फ़ायदा तो आपको है नहीं जी। तो इसलिए मेरा तो मानना है कि डायरेक्ट सप्लीमेंट लेने की बजाय बेहतर तो ये होगा कि आप अपना जो भोजन है ना वो संतुलित करें। तो संतुलित भोजन है वो आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में कोलेजन बनाने की क्षमता रखता है और वो ही सही तरीका है, हमारे शरीर में उसी से बनता है। तो बैलेंस्ड आप प्रोटीन रिच जो डाइट ले तो दैट इज मोर देन एनफ। ओके। एक सवाल सर मेरे जहन में आ रहा है अभी, जब मेरे को भी B12 की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी तो डॉक्टर ने कहा था कि वेजिटेरियन डाइट में तो कुछ भी नहीं है, आप कुछ सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करो, क्योंकि पुराने ज़माने का जो खाना होता था वो बहुत अलग था और आज के ज़माने का खाना बहुत ज़्यादा अलग हो गया है। तो इस पे आपकी क्या राय होगी, मतलब आज के खाने में क्या सच में वो पोषण नहीं है? देखिए, एक तो मैं ये कंसेप्ट यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि पुराने ज़माने का खाना बहुत अच्छा था। पुराने ज़माने के खाने में कोई साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, न कोई लेबोरेटरी का कोई हमारे पास एविडेंस है और हम पुराने ज़माने में पैदा नहीं जी। तो मेरा तो मानना है कि जो पास्ट का रेफरेंस देते हैं जिसमें हम खुद मौजूद नहीं हैं और उसका हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है तो वो मिथ्या
स्टेटमेंट है, वो कोई मतलब कहते हैं अपरिपक्व इमेच्योर स्टेटमेंट है वो। जी। और ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ फिर एक साइंटिफिक बात बताऊँ, जितने भी जो कार्निवोरस होते हैं, जी। मांसाहारी जीव होते हैं, चाहे शेर हो, चाहे चीता हो, चाहे गीदड़ हो, या चाहे आपके जो हाइनाज हों, वाइल्ड जो जंगली कुत्ते होते हैं, वो किसको खाते हैं? उनका प्रिफर्ड फूड कौन सा है? उनको जिस शिकार जिसको करते हैं वो शुद्ध शाकाहारी जानवरों का शिकार करते हैं। वो मांसाहारी दूसरे मांसाहारी को नहीं खाता है। बिल्कुल। शेर है वो हाइना को मार तो देगा जी। उसको खाएगा नहीं। वो जंगली कुत्ते को मार तो देगा, क्यों? कंपटीशन है उसका, उसको खाता थोड़ी है वो। yes. शेर को कोई दूसरे जानवर खाते थोड़ी है लोग, वो सड़ जाता है पड़ा, दूसरे जानवर उसको खाते नहीं है इन जनरल। तो जो अल्टीमेट सोर्स है लाइफ का वो तो वेजिटेबल है, ओरिजिन तो उसका वेजिटेबल है ना। तो वेजिटेरियन डाइट में आपको सब मिल सकता है, बैलेंस बनाना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल है कुछ केसेस के अंदर। और खास करके जैसे विटामिन डी, तो विटामिन डी तो आपको नॉनवेज डाइट में भी नहीं मिलेगा, खाली फैटी फिश के अलावा वो भी नहीं मिलता है, वो तो सन से ही मिलेगा आपको, तो आप सन में नहीं जाते हो। अदरवाइज तो वो कोई ऐसा थोड़ी है कि आप नॉनवेज के अंदर आपको विटामिन डी मिल जाएगा। आपका चॉइस है, आप नॉन वेज खाते हैं, वेज खाते हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन जैसे हम खाने को बैलेंस करें कि भी हमें हमारी शरीर में एडिक्वेट कोलेजन बन जाए, तो मैं ये कुछ बताना चाहता हूँ आपको, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए जी। तो जैसे नॉन वेज जो लेते हैं वो तो जैसे बोन ब्रोथ होता है, एक वो बोन ब्रोथ ले सकते हैं, किसी तरह का मीट ले सकते हैं, चिकन है, फिश है, एग है, इनमें एडिक्वेट प्रोटीन होता है, तो उससे आपकी बॉडी है वो कोलेजन सिंथेसाइज कर लेती है। और जो शाकाहारी लोग हैं उसमें जैसे फलियां होती हैं, तो जितनी भी तरह की जो फली होती हैं, चाहे ग्वार फली हो, सेम की फली हो, चंवले की फली हो, कोई भी फली हो, फली के अंदर जो बीज होता है वो सारे के सारा प्रोटीन रिच होता है। जो भी आपकी दालें हैं तो दालों के अंदर एडिक्वेट प्रोटीन होता है। इसके अलावा आपका यदि अच्छा दूध पीते हो आप, रिलायबल सोर्स का मिल्क है और पनीर है, तो इनसे आपको एडिक्वेट बेसिक प्रोटीन सारे मिल जाते हैं और उससे आपकी बॉडी है वो कोलेजन सिंथेसाइज कर लेती है जी। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज होती हैं जो आपकी बॉडी को कोलेजन बनाने में सहायता करती हैं। ये नहीं कि प्रोटीन अंदर चला गया और कोलेजन बन गया, उसके लिए एक चाहिए विटामिन सी। तो विटामिन सी के लिए जैसे आप ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे संतरा है, आपका ये जो कीनू है, लेमन है, और आपका मौसमी है, इस तरह के आप फल खाते हैं। और इसके अलावा आप डार्क ग्रीन जो वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे पालक है, चौलाई है, तो इस तरह के वो आप अपने खाने में इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा जो शिमला मिर्ची होती है, जो लाल रंग की शिमला मिर्ची होती है या गहरे हरे रंग की शिमला मिर्ची होती है, उसमें एडिक्वेट विटामिन सी होता है। और टमाटर होते हैं आपके, तो इन सब को यदि आप खाने का पार्ट बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। टमाटर को तो जहाँ तक मैं राय दूंगा कि आपको कच्चा खाने की बजाय यदि आप उनको हल्का सा बॉईल करके फिर खाएं या सूप के रूप में खाएं तो आपके ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वो हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है जी। इसके अलावा आपको खाने में जिंक और कॉपर भी चाहिए, क्योंकि वो आपके कोलेजन बनाने में सहायक तत्व होते हैं। तो वो अगेन आपको नॉन वेजिटेरियन में फूड में मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, इन सब के अंदर मिल जाता है जी। और इसके अलावा पूरा अनाज, मोटा पिसा हुआ अनाज या पूरा अनाज, जैसे आप अनाज को बहुत ज़्यादा पिसवाते नहीं हो, हल्का सा पिसवा लो या डायरेक्ट उसको वैसे ही आप जैसे गेहूं को यूज़ कर सकते हो, बाजरे की भी घोंगरी टाइप कहते हैं राजस्थान के अंदर, वो बनती हैं। इस तरह की चीज़ें यदि आप बनाते हो तो उन सब से भी आपको होल ग्रेन मिलने से भी उसमें भी काफ़ी आपको वो कोलेजन बनाने में सहायता देता है। और फली, जो भी फलियां होती हैं, एक्चुअल में फली बहुत कम लोग खा रहे हैं आजकल। फलियां या फलियों के अंदर जो दाने होते हैं, उन सबको यदि आप रेगुलर बेसिस पे उपयोग करो तो एडिक्वेट अमाउंट में आपको आपका ये मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है, प्लस जिंक मिल जाता है, प्लस आपको आयरन मिल जाता है, तो आपकी बॉडी कोलेजन को सिंथेसाइज कर लेती है जी। पहले के टाइम पे जैसे दादी नानी की मैं बात करूं तो वो लोग क्या करते थे,
ऐसी सब्जियां मार्केट से लेकर आते थे और इनको साफ करने में भी उनको घंटों लगते थे, लेकिन वो चीज़ इतनी अच्छी होती थी कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती थी। आज की तारीख में ना ऐसी सब्जियां लाते हैं ना छीलने में बिलीव करते हैं, मुझे लगता है। वो तो वही बात हुई ना, देखिए जो मैंने कार्ल मार्क्स की बात कही कि आप हाथ से काम करोगे तो आपका मस्तिष्क विकसित होगा। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ हर इंसान को हाथ का कुछ न कुछ काम दिन में 1 से 2 घंटे तक करना चाहिए। कुछ भी नहीं है तो अपने कपड़े धो लो, कपड़ों को आयरन कर लो, वार्डरोब को सेट कर दो, कुछ भी करो। हाथ का काम यदि आपने कम किया, और मैं आपको जैसे आप अपने आप पे भी ले सकते हो जी। आपकी याददाश्त, फ़ोन नंबर कम रहने लग गए, बहुत सारी चीज़ें हम भूलने लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों, अरे ये मैं कहाँ छोड़ दी, आपको ढूंढते रहते हो। वो कमज़ोरी क्यों हो गई है? वो सिर्फ उसका एक कारण है कि हम लोगों ने हाथ का काम करना बंद कर दिया, और उसको हम स्टेटस सिंबल नहीं मानते, उसको हम ऐसे मानते हैं कि छोटा काम है। इसका सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि आदमी को जो धरती पे शक्ति मिली है ना, वो हाथ की वजह से मिली है। आपका दिमाग कितने तेज़ हो, आप इमेजिन करो कि आदमी का दिमाग तो बहुत तेज़ हो जाता और उसके हाथ नहीं होते, तो इतना कुछ जो धरती पे बना है वो कैसे बन सकता है? और आदमी ने हाथों से वो चीज़ बनाई, तो बनाई तो उसका ब्रेन इतना तेज़ी से विकसित हो गया कि वो आज AI तक पहुंच गया है। बिल्कुल। हाथ नहीं होता तो आपका दिमाग कभी भी डेवलप नहीं होगा। हम बच्चों को कहते हैं तो सुबह से शाम तक बैठ और तू किताब रट, और जानते हैं कि बच्चे फिर सुसाइड कर रहे हैं या फिर वो ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं या आगे जाके सफल होकर भी एल्कोहलिक हो जाते हैं, और कई बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं तो हम देखते हैं खुलेआम रिश्वत लेते हैं। उनकी मोरल जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल ऐसे हो जाती हैं कि कोई सोच ही नहीं है। पैसे के लिए कुछ भी कर जाते हैं, IAS ऑफिसर बन जाओ, चाहे डॉक्टर बड़े बन जाओ, पैसे के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। हम रोज़ाना सुनते हैं इन कहानियों को जी। और उसके मूल कारण में हम जानने की कोशिश नहीं करते। साइकोलॉजी है वो एक अलग चीज़ है। यदि आप हाथ का काम नहीं करोगे तो आपका ब्रेन डिरेंज्ड रहेगा, ब्रेन में प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो सकता और आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती। और आपने कहा कि हम 21 की बजाय 31 के लगने लग गए, तो उसका एक कारण ये है कि हाथ का काम कम करते हो। कम करने से बॉडी में डिजनरेशन होता है, क्यों ब्रेन एक्टिव नहीं रहता तो वो आपकी बॉडी की केयर नहीं करता, तो फिर आपका कोलेजन कम होने लग जाता है, तो आईज़ के नीचे डार्क स्पॉट आ जाते हैं, गर्दन में झुर्रियाँ आने लग जाती हैं, रिंकल्स आ जाती हैं, और आपके फेस पे ग्लो की बजाय एक थकान सी हर समय बनी रहती है। आप चलते हो तो ऐसे लग रहा है जैसे आपको कोई धक्का दे रहा है, आपकी जो चाल के अंदर ऐसे वो मतलब है ना, जैसे एक शरीर के इंसान चल रहा है साहब, जिसका शक्तिशाली व्यक्ति है वो चल रहा है। तो वो उस सब का रीज़न क्या है कि हमने हाथों को काम में लेना बंद कर दिया है, क्योंकि हमारे पास मशीनों की इतनी हेल्प हो गई है, प्लस हम सुविधा हो गए हैं, और शायद हमें नॉलेज भी नहीं है। इन बातों को हमें ज़्यादा कोई फोर्सफुली साइंटिफिक तरीके से बताता नहीं है कि आपके ब्रेन का और आपकी फिंगर्स का आपके ब्रेन डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। मैंने खुद ही अभी पहली दफ़ा ही सुना है कि आपके हाथ जो है उनका कनेक्शन आपकी याददाश्त से है। मैनुअल वर्क, आप देखिए एक चीज़ को आप लिखो और एक पढ़ो, और उसी को आज जैसे मैं जो भी मेरा ये पॉडकास्ट तैयार करता हूँ, इस टॉक के लिए जो भी मैं तैयार करता हूँ, तो आई राइट एवरीथिंग, और उस लिखने का परिणाम ये है कि मैं 1 घंटे एक सब्जेक्ट पे लगातार बोल पा रहा हूँ। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने लिखा नहीं है। मैं 4 से 5 पेज लिखता हूँ जो भी तैयार करता हूँ, और 7 डेज से लिखता हूँ। लिखने से आपको सब चीज़ें बिल्कुल याद हो जाती हैं, और आप हाथ से वैसे भी देखो, कोई भी चीज़ देखो, आप चीज़ लिखो और देखो, आपकी याददाश्त ज़्यादा बेटर रहेगी। ये स्कूल टाइम में भी होता था, जब बच्चा गलती करता था, टीचर कहता था इसको 10 टाइम्स लिख कर लाओ होमवर्क में। नहीं लिखते हैं आजकल बच्चे, जैसे आपको पहाड़े लिखवाते नहीं है, ग्रामर्स में लिखवाते नहीं है, तो लोगों के बच्चों की जो आप ग्रामर्स देखिए कितने ख़राब हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आती उनको, और गिनती तो बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि सारा का सारा आपका कैलकुलेटर्स आ गए, तो उसकी वजह से बच्चों को गिनती नहीं आती है जी। और उनको डायरेक्ट कोई पैसे दें तो उनको तो फ़ौरन वो चाहिए कैलकुलेटर, और आज आप पैसे भी नहीं गिनते हो, पेमेंट करते हो, सारा का सारा ऐप के थ्रू हो रहा है। Exactly. तो धीरे धीरे आप
आपका पता लगेगा कि आपका जो ब्रेन है, वो जो दूसरे लोग हैं मैनुअल जो वर्क करते हैं, वो आपका दिमाग चुरा लेंगे। और यही कारण है कि जो साइबर ठग हैं हमें ठगते हैं, क्योंकि वो यूजुअली देखिए जितने पकड़े गए हैं वो कोई सोफिस्टिकेटेड लोग नहीं हैं, वो गांव में बैठे हुए छोकरे से हैं और वो आपको ठग ले जाते हैं। आप कितने पढ़े लिखे विद्वान हो, कॉलेज के प्रोफेसर हो, रिटायर्ड प्रिंसिपल हो, गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर्स हो, उनको वो ठग लेते हैं। क्योंकि जो आदमी संपन्न होता है वो हाथ का काम कम कर देता है, और कम करने से वो एक क्षेत्र में तो विकसित हो सकता है, कोई पैसा कमा रहा है तो वहाँ विकसित हो सकता है, लेकिन जिंदगी के दूसरे डायमेंशंस में वो कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए आपको यदि चाहिए कि आपकी बॉडी सब कुछ सही काम करती रहे, सब कुछ सही बनाती रहे, तो आपको बॉडी को फंक्शनल रखना है, शरीर को श्रम में रखना है, तब जा कर के आपकी बॉडी के सारे फंक्शन सही होंगे और आपको फिर कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। और सप्लीमेंट का जो व्यापार हुआ है ग्लोबल लेवल पे, कोलेजन अकेले का व्यापार ही है, हज़ारों करोड़ रुपए का है जी। और लोग सपने बेचते हैं, हम सपने खरीदते हैं, हम रात दिन मेहनत करते हैं, अपनी नींद डिस्टर्ब करते हैं, खाना हम जल्दबाजी में खाते हैं, उससे हम पैसा कमाते हैं। और एक आदमी का छोटा सा ऐड आता है टेलीविज़न के ऊपर, कोई फिल्म की सेलिब्रिटी आ गई, कोई चमचमाता, कोई साधु महात्मा आ गया तथाकथित, और आपकी जेब से फ़ौरन पैसे निकल जाते हैं, आप सोचते ही नहीं हो, तुरंत होता है ऐसा, तुरंत। अब हमें क्या पता कि फलां फिल्म स्टार ने कभी कोलेजन छुआ ही नहीं है, और आपको वो कहता है कि साहब मैं ये खाओ, कोई कहता है साहब ये जर्दा खाओ, कोई कहता है ये फलां ये चीज़ खाओ, और आप खाने लग जाते हो। तो हर्ड मेंटेलिटी है। एग्जैक्टली। सो इस टबैको से एकदम से मुझे क्वेश्चन एक रिफ्लेक्ट हुआ कि ये ऐसी कौन सी आदतें हैं जो कोलेजन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है? इसमें क्या ये टबैको स्मोकिंग भी आता है? देखिए, कोलेजन को सबसे ज़्यादा नुकसान तो, जैसे पहले बालों पे आए हम, तो हमारे हेयर में जो शाइनिंग है, बाल जिसे चमकते हैं, बाल मोटे रहते हैं, थिक, वो इसकी कोलेजन की वजह से रहते हैं। और इस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जो नकारात्मक प्रभाव, वो पड़ता है हीट से। ओके। तो एक तो जैसे लोग जल्दी में होते हैं तो आजकल वो ब्लोअर होता है, हीट, ड्रायर, हाँ ड्रायर, हेयर ड्रायर, हाँ, तो उसको वो यूज़ करते हैं। उसमें वो हीट बहुत डेंजरस है। वो कोलेजन को जो आया हुआ है आपके हेयर के अंदर, उसको ड्राई कर देती है तुरंत, और वो कोलेजन डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इस मतलब आपका बाल का जो बाहरी हिस्सा है वो डैमेज हो जाता है जी। तो कभी भी कितनी भी ज़रूरत हो ड्रायर का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये सुविधा भोगी बनने की ज़रूरत नहीं है। और बालों को थोड़ा मैंने फिर भी कहा, हाथ में ले करके उनको अच्छी तरह से, उनके जो आपका जो पानी है उसको झड़काइए, टॉवल से उसको ड्राई होने दीजिए थोड़ा सा, और उसमें आपके हाथों का यूज़ भी हो गया, जो मैं कह रहा हूं, याददाश्त भी तेज हो जाएगी, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो एक तो सबसे बड़ा, दूसरा होता है सन। सन का बड़ा प्रभाव पड़ता है नेगेटिव। यदि आप धूप में ज़्यादा रहते हो तो आप मान के चलो कि जो लोग धूप में ज़्यादा रहते हैं उनके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ ज़्यादा आ जाती हैं। और आपने ये भी नोट किया होगा, जैसे उनमें कैटरेक्ट भी अर्ली एज में हो जाता है, ज़्यादा धूप में रहे, जैसे किसानों वगैरह के जो खेत में काम करते हैं उनके कैटरेक्ट जल्दी हो जाता है, और बाल भी उनके जल्दी उड़ जाते हैं। तो एक सन का फ़र्क पड़ता है, और एक आपका फ़र्क पड़ता है जो डायरेक्ट हीट है उसका फ़र्क पड़ता है। तो दोनों से आप बचाव रखो। और तीसरा जो आपने सवाल उठाया था स्मोकिंग का, तो स्मोकिंग में निकोटीन होता है। निकोटीन के अलावा उसमें करीब 250 से भी ज़्यादा कंपाउंड और होते हैं केमिकल्स स्मोक में। सिर्फ सिगरेट में सिर्फ निकोटीन नहीं होता है, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे 250 से भी ज़्यादा केमिकल होते हैं। तो वो केमिकल आपके कोलेजन फॉर्मेशन, सिंथेसिस आपकी बॉडी में होता है, वहाँ पर डैमेज करते हैं। तो हैवी जो स्मोकर होते हैं, खास करके यदि फीमेल हेयर वो स्मोकिंग ज़्यादा करती है तो उसके हेयर बिल्कुल पतले हो जाते हैं और जल्दी गिरने लग जाते हैं। तो स्मोकिंग, हीट, ये दोनों के, और सन, एक्स्ट्रा सन का जो एक्सपोजर होता है, वो दोनों के दोनों वो सब नुकसानदेह होते हैं आपके कोलेजन फॉर्मेशन के। ओके, सो इस चीज़ों का आई थिंक हम सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक और सवाल सर जो मैं पूछना चाह रही थी, मतलब क्योंकि एक फ़ीमेल हूँ तो मेरे अंदर जहन में कब से आ रहा था कि ये सिर्फ लोशन और क्रीम से कोलेजन बढ़ाया जा सकता है क्या? यूजुअली जो कोलेजन आता है वो या तो कैप्सूल के फॉर्म में आता है,
या एक गम्स के गम्मीज कहते हैं जिनको, उसके रूप में आता है, और कई बार पाउडर के रूप में भी आता है जी। तो मैं तो नहीं सोचता, जैसे मैंने बताया ना, कि इनसे कोई आपको सिग्निफिकेंट बेनिफिट कहीं पर भी रिकॉर्डेड नहीं है। और जो कुछ आर्टिकल्स मैंने इसमें पढ़े हैं तो उस आर्टिकल्स में पता लगा कि लास्ट में जाके कि वो जो कोलेजन बनाने वाली कंपनी है उसने उसको स्पॉन्सर किया है। तटस्थ रूप से कहीं पर भी कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जिसमें एक न्यूट्रल स्टडी हुई हो और उसमें कोलेजन सप्लीमेंट का बॉडी को कोई भी किसी भी तरह का फायदा हुआ हो, ऐसा अभी तक कोई भी स्टडी नहीं है। इसलिए मैं तो इस तरह का रिकमेंडेशन नहीं देता। मैं तो बैलेंस डाइट और एक हाइड्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पानी कोलेजन फॉर्मेशन के अंदर आपकी बॉडी द्वारा वहाँ काफी उसको सहायता देता है। इसलिए वो एडिक्वेट हाइड्रेशन हो और एक अच्छी नींद, क्योंकि नींद के टाइम हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजें सिंथेसाइज होती हैं। दिन में हम काम करते रहते हैं तो बॉडी की एनर्जी सारी हमारे वर्क की तरफ लगी रहती है। जब हम सोते हैं तो बॉडी में बहुत सारे रिपेयर के वर्क होते हैं, उनमें से एक है ये सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। तो आप खुद भी नोट करोगे कि यदि आपने अच्छी 7-8 घंटे की नींद ली तो आप उठोगे तो आपके चेहरे पे एक थोड़ी अलग चमक होती है और आपके जो चेहरे पे जो छोटी मोटी झुर्रियां हैं वो उस दिन कम नजर आती है। और जिस दिन आप कम सो पाए तो सारे दिन आपको लग रहा है कि ऐसा लुक ऐसे लगेगा, और कोई सामने वाले कहेंगे अचानक क्या हो गया। और आप फेस पे देखोगे तो आपका जो फेस के आईज के नीचे खास करके आपको डार्कर शेडो सी नजर आती है, क्योंकि वो हल्के हल्के से रिंकल्स आ जाती हैं और स्वेलिंग भी नजर आती है आंखों के नीचे। इसलिए वो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक और मेरा सवाल था सर कि ये जो ओवर थिंकिंग आजकल बहुत ज्यादा हो गई है ना, हर इंसान में ओवर थिंकिंग है। रात में सोते हैं तो घंटों घंटों तक गहरी गहरी चीजों में सोचते जाते हैं, तो क्या उसका इफेक्ट पड़ता है इस पे? स्ट्रेस से इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी के अंदर। स्ट्रेस इन्फ्लेमेशन का सबसे बड़ा कारण है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जितनी भी हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, उनमें एक तरह की सूजन आ जाती है। तो उस सूजन की वजह से जो उस एरिया में जो ब्लड सप्लाई है वो प्रभावित होती है। इसके अलावा वहाँ पर ऑक्सीडेंट बनते हैं, ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो ऑक्सीडेंट बनते हैं, फ्री रेडिकल्स कहते हैं, वो हमें डैमेज करते हैं। और यहाँ बड़ी मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा, मेरे ध्यान आ गई अभी। आपने कभी सोचा है कि धरती पर पहला जीवन कैसे विकसित हुआ, उसके क्या फैक्टर्स थे? ऐसे कौन से 2 अच्छे कारण थे कि धरती पर जीवन का विकास हुआ? आपको नहीं ध्यान? देखिए, धरती पर वो 2 कारण जिसकी वजह से धरती पर जीवन विकसित हुआ, वो एक तो है ऑक्सीजन का नहीं होना। जहाँ ऑक्सीजन होगी वहाँ नव जीवन विकसित नहीं हो सकता। अच्छा। और विकसित जीवन को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता। बिल्कुल। लेकिन यदि ऑक्सीजन जहाँ होगी वहाँ कोई भी नव जीवन विकसित नहीं होगा। तो धरती पर जब से ऑक्सीजन आई है तब से कोई नई स्पीसीज डेवलप नहीं हुआ, नया कोई जीव पिछले लाखों करोड़ों साल में विकसित नहीं हुआ। जो भी जीव हम हैं आज, हमारा ओरिजिन उस समय हुआ जब धरती पर 0 ऑक्सीजन थी जी। और ऑक्सीजन नहीं है तो फिर ओजोन लेयर भी नहीं थी। ऑक्सीजन की वजह से ही ओजोन लेयर बनी। तो ओजोन नहीं होने से जो कॉस्मिक रेज थी, रेडिएशन, पूरे ब्रह्मांडीय जो रेडिएशंस थे वो धरती पर सीधे आते थे। ओजोन रोक लेती है। जैसे आपके यूवी रेज है सूरज की, वो 4-5 घंटे धरती तक पहुंचती है जी। यदि सुबह से शाम तक वो पहुंचने लग जाए तो हम सब जल जाएंगे, पूरी धरती जल जाएगी। तो उस समय जब जीवन नहीं था, और ये करोड़ों करोड़ों साल पहले की बात है, न तो यहाँ ऑक्सीजन थी और न यहाँ पर ओजोन थी, तो कॉस्मिक रेडिएशन सीधे धरती पे आते थे। और ऑक्सीजन क्यों नहीं जीवन डेवलप करने देती? क्योंकि यदि कोई भी कंपाउंड बनेगा और वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ऑक्सीजन की वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो डेवलप नहीं होगा। ठीक है ना? तुरंत डेवलप नहीं होगा। तो फिर क्या हुआ कि वहां से कंपाउंड बनने शुरू हुए। जो सन के कॉस्मिक रेडिएशन का जब धरती कूल डाउन हुई, वो लाखों करोड़ साल पहले की बात है। वो पहली बात करोड़ों करोड़ों साल पहले, फिर लाखों करोड़ साल पहले जब धरती कूल डाउन होनी शुरू हुई तो उसके अंदर ब्रोथ बना, एक घोल सा बना चीज़ों का। जो ही कूल डाउन हुई हीट से तो एक घोल सा बना। उन घोल पे जब कॉस्मिक रेडिएशन गिरे तो वहाँ पर मोनोसेलुलर, एक कोशिकीय जीव पैदा हुए जी। और वो समुद्र में पैदा हुए, पानी के अंदर पैदा हुए। और वो यूजुअली कहते हैं कि वो वेजिटेबल फॉर्म में थे, समुद्र की जो वेजिटेबल्स हैं। और वहाँ से
सन की जब लाइट पड़ी और उन जीवों में थोड़ी फोटोसिंथेसिस हुई, उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू किया जी। तो धरती पर आज भी हमारी जो धरती पे ऑक्सीजन है उसका 25% जो ऑक्सीजन है वो समुद्र की जो वनस्पतियां हैं वो रिलीज कर रही हैं। इसलिए हम कहते हैं समुद्र का ध्यान रखो, वरना आपके धरती से ऑक्सीजन गायब हो सकती है। 25 से 30% ऑक्सीजन आज हमें समुद्र से मिलती है, उनकी वनस्पति से। तो वो जो वनस्पति ने फिर ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया, उस ऑक्सीजन से फिर आगे ओजोन लेयर बनी, रेडिएशन कम होने शुरू हुए और वहाँ से बहुकोशिकीय जीव बने और वहाँ से विकसित होते 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 आज हम इंसान के रूप में इस धरती के ऊपर हैं जी। तो जो आपने जो पॉइंट उठाया था, उस पॉइंट को आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखो कि हमारा शरीर है वो एक लगातार इवॉल्व होती चीज़ है। तो हम हमारे शरीर का, जैसे दांतों का बताता हूँ, आप सॉफ्ट खाना खा रहे हो आजकल सब लोग, मैं भी देखता हूँ यहाँ के लोग, आप आफ्टरनून में खाते हो, बड़ा मुलायम सा खाना है, सॉफ्ट सा खाना है, चबाने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो मेरे एक फ्रेंड हैं, वो दांत के विशेषज्ञ हैं, तो उनका वो महसूस कर रहे हैं कि पिछले 10, 15, 20 साल से जो उनका एक्सपीरियंस है कि हमारा जो लास्ट मोलर है वो निकलता नहीं है, इसलिए उसको डॉक्टर अंत में खींच के बाहर निकाल रहे हैं सर्जिकली। वो पूरा उनका जो है वो छोटा होता जा रहा है, जबड़ा। अच्छा। हमारे इंसान का अभी हम 32 दांत होते हैं, आने वाले टाइम में हमारे 30 रह जाएंगे, हमारा लास्ट मोलर निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ों को जोर से चबाने के टाइम में हमें उसको तोड़ने में हेल्प करता था। हम सख्त चीज़ें खाते थे, अब हम सख्त चीज़ें खाते नहीं है, सॉफ्ट चीज़ें खाते हैं, तो वो स्पेस कम हो गया, हमारा जबड़ा है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो इसलिए शरीर का आप उपयोग करो। आप शरीर को के किसी भी पार्ट को निष्क्रिय मत रखो। यदि आप उसको निष्क्रिय रखोगे तो उसका आपके ओवरऑल हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ेगा जी। सो ये इतनी इंटरेस्टिंग जो हिस्ट्री थी, ये बेसिकली मुझे तो क्या और भी कई सारे लोगों को शायद नहीं पता होगी, बिकॉज जो पुराने टाइम के जो लोग हुआ करते थे उनके दिनचर्या को देखकर हम फिर भी 90s के बच्चे समझ सकते, पर आज के जेनजी को ये सुनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था आई थिंक। सो एक और सवाल मेरे जहन में इससे आता है कि जैसे स्किन एजिंग जो है, झुर्रियाँ जो हैं, वो सिर्फ कोलेजन की वजह से ही इम्पैक्ट करती हैं, उसके अलावा भी कोई रीज़न होता है? देखिए, डोमिनेंटली तो जो ही बॉडी में कोलेजन कम होना शुरू होता है, यूजुअली ये 45 के बाद में कम होना लगता है मेल के अंदर जी, और फीमेल में ये 41, 42 के आसपास कम होना शुरू होता है। और इसका जो सीधा प्राकृतिक कारण है, जो नेचुरल रीज़न ये है जी, कि नेचर के हिसाब से जो मेल होता है वो मैक्सिमम यदि फादर बनेगा तो 45 ईयर एज उसकी मैक्सिमम है, उसके बाद में उसको फादर नहीं बनना चाहिए। यदि वो बनेगा तो उसका जो बच्चा होगा वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो बहुत नॉर्मल नहीं हो, मानसिक या शारीरिक स्तर में उसमें कुछ न कुछ कमियां रहेंगी। और इसी तरह से जो स्त्री होती है उसको मैक्सिमम 35, 36 की एज तक मदर बन जाना चाहिए। उसके बाद में जो मदर बनती है तो वो जो बच्चा होता है उसमें जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ की संभावनाएं, जन्मजात बीमारियों की संभावनाएं या शरीर की बनावट में कमी की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। तो इट मीन्स प्रकृति की तरफ से जो पुरुष और नारी का जो अट्रैक्शन होता है, बॉडीली अट्रैक्शन होता है, वो 35-40 के बाद में कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि मेल के अंदर तो कोलेजन कम होने से फ्रंट के अंदर उसके बाल उड़ने लग जाते हैं जी, और महिलाओं के अंदर आप देखेंगे कि वही कोलेजन कम होने से चेहरे के ऊपर जो डार्क स्पॉट बनने लग जाते हैं, झुर्रियाँ आने लग जाती हैं, नेक के ऊपर झुर्रियाँ आ जाती हैं, खास करके उनके हाथ के बैक साइड में झुर्रियाँ आने लग जाती हैं। तो ये करीब 40 साल के आसपास ये चीज़ें शुरुआत हो जाती हैं, क्योंकि प्रकृति की तरफ से जो शरीर का जो आकर्षण है वो कम होना शुरू हो जाता है जी। और फिर आगे जो जो एज बढ़ती है तो हमारा करीब जो प्रोटीन होता है, हमारी जो मसल मास होती है, वो 60 के आसपास हम लोग 30 से 35% उसको खो देते हैं। तो फिर हमारे शरीर में जो सीनियर सिटीजन के जो लक्षण होते हैं वो हमारे शरीर के ऊपर सीधे सामने नज़र आने लग जाते हैं। हम चाहे कितना ही प्रयास करो
और आजकल लोग जो फिल्म स्टार वगैरह होते हैं या कोई रिच लोग होते हैं वो बहुत कुछ करते हैं, बोटॉक्स लगाते हैं और लगाते हैं, लेकिन पता लग जाता है कि पर्दे के पीछे कुछ और है। उस बोटॉक्स में भी आपको पता लग जाएगा बोटॉक्स लगा हुआ है, नॉर्मल नहीं है। वो स्माइल भी उनकी नॉर्मल नहीं होती, फेस के एक्सप्रेशन भी है, उनके चलने का तरीका भी है। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को आप स्लो डाउन कर सकते हो, उसको पूरी तरह से हटा नहीं सकते हो। जी, कई सारे ऐसे बॉलीवुड सेलेब्स हैं जिन्होंने बोटॉक्स कराया है और अभी रिसेंटली भी देखने को आ रहा है कि उनको साइड इफ़ेक्ट्स कहीं ज़्यादा होते हैं। सो इससे हटके एक छोटा सा सवाल पूछूं सर आपसे कि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्या? ये यूजुअली फिजिबल होता है कि नहीं करवाना चाहिए? बोटॉक्स वगैरह देखिए वो सेलिब्रिटी की तो अर्निंग होती है, अदरवाइज तो कोई मेडिकली तो इंडिकेटेड है नहीं। और आप यदि चेहरे पे एक चमक रखना चाहते हो तो उसके लिए जो वो ये है कि वेल हाइड्रेटेड बॉडी हो, पर्याप्त मात्रा में नींद हो, पर्याप्त मात्रा में पानी हो, संतुलित खाना हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है कहीं न कहीं आपका बौद्धिक विकास उस स्तर पर हो कि आप जीवन में जहाँ पर भी जिस भी स्थिति में हो आप संतुष्ट रहने का रियल में प्रयास करते हो। आप में ईर्ष्या, जलन, विद्वेष, घृणा, इस तरह के जो इमोशंस हैं उन पे आपका एक नियंत्रण रहे। और जहाँ तक पॉसिबल हो धीरे धीरे जब भी आप जागृत अवस्था में हो, चैतन्य अवस्था में रहने की कोशिश करो और चीज़ों से रिएक्ट मत करो। जो चीज़ है उसको थोड़ा स्वीकार करो, अच्छी नहीं है उसको बदलने का प्रयास करो, लेकिन उसके पीछे पागलपन की हद तक उसको बदलने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। उससे आपकी एनर्जी का लॉस होता है और जो बायो एनर्जी है वो अनलिमिटेड नहीं होती है आपके अंदर, वो एक लिमिटेड होती है। तो उसको आपको एक प्रेसिजन के साथ उसको यूज करना चाहिए। राइट, मतलब हैप्पीनेस इज द की, हम यहाँ पे बोल सकते हैं। राइट। सो सर कई सारे लोग हैं जो चैट बॉक्स में हमें मैसेज कर रहे हैं। सो लोगों के जो सवाल हैं वो बैक टू बैक आ रहे हैं, तो मैं ज़रा अब चैट बॉक्स की तरफ अपना रुख मोड़ना चाहूँगी। सो बेसिकली कविता का सवाल था कि कौन सी एज के बाद कोलेजन नेचुरली कम होने लगता है। वो एज अभी जस्ट हमने डिस्कस एग्जैक्टली कर ही ली है। सो अनीता का कहना है कि ये जो है सेगमेंट मेरा बहुत पसंदीदा सेगमेंट है हेल्थ बॉक्स एफएम पे। सो बेसिकली हम थैंक यू बोल सकते हैं आपको अनीता, थैंक यू सो मच। सो जीनत का एक सवाल है कि कोलेजन की कमी के क्या साइंस होते हैं एंड क्या ये औरत और पुरुष में अलग अलग एज में होता है? इसका आई थिंक हमने आंसर अभी कर दिया है। आदमी में करीब 5 साल बाद में आता है, औरतों के अंदर 4-5 साल पहले आ जाता है और उम्र के हिसाब से इसका फर्क पड़ता है, निश्चित आता है जी। सो एक पूजिता का सवाल भी है हमारे पास में कि कितने टाइम में कोलेजन सप्लीमेंट्स का इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है अगर कोई सप्लीमेंट्स लेता है तो? नहीं, सप्लीमेंट का तो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है कि सप्लीमेंट से कोई बेनिफिट होता है। खाली जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके बैंक बैलेंस में फ़ायदा होता है, उपभोक्ता को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता किसी भी तरह। राइट। सो केशव का एक सवाल है हमारे पास में सर कि सन एक्सपोजर से स्किन का कोलेजन कैसे ख़राब होता है और क्या स्ट्रेस लेने से भी कोलेजन लेवल गिरता है एंड एक्सरसाइज से बूस्ट हो सकता है क्या? देखिए सनलाइट का जैसे मैंने बताया था उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, तो अल्ट्रा वायलेट रेज बर्न करती हैं। जैसे आजकल आपने देखते होंगे, सुना होगा आपने कि खड़ी खड़ी कार जल गई जी, तो कार के अंदर आप पानी की बोतल छोड़ देते हो या कोई आपने हैंड सैनिटाइजर छोड़ दिया, कोई ऐसा लिक्विड छोड़ दिया जो गर्म हो सकता है, तो वो बोतल फूट जाती है। इवन पानी की बोतल भी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वो यूवी रेज जा रही हैं आपके अंदर, जो पीक जो दोपहर का टाइम होता है उसमें। अच्छा, हाँ, तो सूरज के उगने के 3 घंटे बाद में और छिपने के 3 घंटे पहले का जो बीच का टाइम होता है, आप समझो करीब 11 से लेकर के और 4 बजे तक का टाइम, इसमें आपको जो स्किन के ऊपर सनलाइट डायरेक्टली कम गिरनी चाहिए। आधा घंटा तक तो ठीक है, आधा घंटा से ज़्यादा गिरेगी तो वो बर्न करेगी और बर्न करने से नेचुरल है ये एक डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होने से आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स और स्किन डैमेज होगा, हेयर डैमेज होगा, तो इसका ध्यान रखना है। तो हल्का कोई कैप वगैरह आपको यूज़ करना चाहिए उसके अंदर। और जहाँ तक तनाव का बात है तो तनाव से वो होता है आप खाना नहीं खाते तो इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है, नुकसान होता है कि जो स्ट्रेसफुल आदमी है वो न तो अच्छा सोएगा न वो अच्छा खाएगा
और इसके अलावा जो मैंने अभी बताया था कि उससे हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी रहता है, हमारी कोशिकाओं में सूजन भी रहती है, और हमारी बॉडी का जो रिपेयर का जो सिस्टम है उसको भी उससे नुकसान होता है। जी, सो आई थिंक केशव का जो सवाल है ये कई सारी लड़कियों का भी सवाल होता, ये उनको आंसर मिल चुका है। सो विनीता का एक सवाल है कि कोलेजन क्रीम और सीरम्स जो आते हैं अभी लगाने के लिए वो कितने इफेक्टिव होते हैं, और आईज के नीचे डार्क स्पॉट्स होने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, ये ज़रा जानना चाहते हैं। नहीं, आई वाले तो देखो कॉस्मेटिक्स में कुछ बताते हैं डार्क स्पॉट पे, उसको आप सप्रेस कर सकते हो, मेरी समझ में इरेडिकेट तो होते नहीं। वो मेकअप वगैरह से आप थोड़ा बहुत उनको विजिबिलिटी उनकी कम कर सकते हो। और कोलेजन सप्लीमेंट है वो लोकल वाले क्रीम वाले तो फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत आपको मतलब, लेकिन वो सुपरफिशियल इफेक्ट है। वो जहाँ सिस्टम है जहाँ पर आपका कोलेजन बन रहा है और जहाँ पर वो यूटिलाइज हो रहा है वो वहाँ काम नहीं करती। वाली फेस के ऊपर जो क्रीम का इफेक्ट आता है थोड़ा बहुत वो आ जाता है, तो आप बिल्कुल मॉडरेशन में उसको यूज़ कर सकते हो, और एक्सेसिव और बड़ी उम्मीदों के साथ तो उपयोग नहीं करना चाहिए। जी, एक और सवाल है सर कि भूषण का कहना है सर इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, तो वो टाइप क्या होते होंगे? जैसे कि मैंने पढ़ा भी है कोलेजन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, सो इसमें नहीं, क्या? वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, उसमें अच्छा। आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो सब क्या है कि ये तो एकेडमिक हो जाएगा बहुत ज़्यादा। मोटी तौर पे कोलेजन इज ए कोलेजन, ठीक है ना। वो बॉडी अपने अपने हिसाब टाइप 1, 2, टाइप 3, टाइप 4 वो अलग है, उसको अपने उसमें नहीं जाएंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिक चीज़ तो कोलेजन है जी, राइट। सो एक और सवाल है हमारे पास में, इर्श का सवाल है कि जैसे वेजिटेरियन वाली हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, सो ये कोलेजन नेचुरली कैसे बढ़ा सकते हैं, लाइक बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं? नहीं, वो जो खाना मैंने बताया है आपको इतना, वो आप बैलेंस डाइट में आपकी डाइट में एडिक्वेट प्रोटीन हो, अच्छी मात्रा में जो अनसैचुरेटेड फैट हो, और कार्ब्स कम हो, कार्बोहाइड्रेट जैसे सुगरी चीज़ कम हो, ओके, जिसमें डायरेक्ट आपको चीनी दिख रही हो, जैसे आपके जो जूसेज होती हैं जो सिंथेटिक होते हैं या जो प्री प्रिपेयर्ड होते हैं उनमें तरह तरह के प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो यूज़ कम करो। आपके गमीज होती हैं, आपकी जो मीठी चूसने वाली चीज़ें होती हैं, आपका जो मिल्क चॉकलेट्स वगैरह हैं, तो ये इन चीज़ों का आप यूज़ कम करो। राइट। और हर्ष का सवाल है कि 50 के बाद भी कोलेजन नेचुरली रिबिल्ड हो सकता है क्या? नहीं, बिल्ड तो थ्रू आउट लाइफ होता रहता है जी। भाई। आगे आपको अपनी फिटनेस पे ध्यान रखना होता है, और आपको अपनी डाइट पे, आपकी स्लीप पे, जो मैं बार बार बताता हूँ, उन पे आप बेसिक जो लाइफस्टाइल यदि आप अच्छे रखोगे तो मतलब कम तो होगा। देखिए इफ़ेक्ट तो आएगा, वो ऐसा तो संभव है नहीं कि भाई ये जो आपके चेहरे पे जो बदलाव आता है वो आपकी उम्र की निशानी के साथ साथ आपको ये भी तो बताता है कि आपने इस धरती पे अच्छी खासी ज़िंदगी को जिया है। एक प्लस पॉइंट भी है, राइट। हाँ, ये भी आपका एक तरह का इंडिकेशन है। आपको इस पर गर्व होना चाहिए कि देखो मैंने इतने लंबे समय तक धरती पर ज़िंदगी जी है, और उस ज़िंदगी को जीने के लिए तो देखो कुछ तो आपको चुकाना पड़ता है ना, तो मैंने उसकी कीमत चुकाई है, बट आई एम स्टिल हियर। वो गर्व होना चाहिए आपको अपने आप पे। yes. और चमक जो है वो आपकी आंखों में होनी चाहिए। यदि आपकी आंखों में चमक, आप 100 साल तक भी रख सकते हो, और वो चमक बौद्धिक विकास से आएगा, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ से आएगा। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ से आप चीज़ों को, जिंदगी को एनालाइज करते हो, और जब आप ज़िंदगी को एनालाइज करते हो तो इतनी चीज़ें समझ में आती हैं आपको। मैं आपको बड़ा एक इंसिडेंस बताता हूँ जी। धरती के कुछ फिलोसोफर्स हैं, तो उसमें एक फिलोसोफर हुए थे फ्रैंकलिन बेंजामिन ने एक बड़ी थ्योरी दी थी कि साहब धरती पे यदि एक कोई स्पीसीज है, एक जीव है, या एक पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे घास हो, उसको यदि कोई रोके नहीं तो वो 200-400 साल में पूरी पृथ्वी पर अकेला कब्जा कर लेगा। इसलिए प्रकृति में देखा ना आपने, वहाँ चेक एंड बैलेंस है। चूहे, यदि चूहे को मारने के लिए बिल्ली वगैरह नहीं हो तो
चूहे पूरी धरती को खोखला कर देंगे, बाकी किसी जीव को नहीं रहने देंगे। दिल्ली में उन्होंने पिछले दिनों एक मकान गिरा दिया, उसकी सारी की सारी नींव है वो खोद डाली उन्होंने जी। तो चेक एंड बैलेंस है। ये थ्योरी थी बेंजामिन फ्रैंकलिन की कि यदि एक स्पीसीज को आप जीने का पूरा अधिकार देते हो धरती पे और उसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, उसका कोई भी उसको रोकने वाला नहीं है, तो वो पूरी पृथ्वी पर छा जाएगा। उसी थ्योरी को इकोनॉमिक्स में थॉमस माल्थस हुए थे थिंकर, उन्होंने इंसान पे ली। माल्थस की बड़ी फेमस थ्योरी है पॉपुलेशन के ऊपर, तो उसके मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, एक बड़ी समरी में बता रहा हूँ। उसने कहा कि इंसान एक ऐसा जीव है जो कितने ही बच्चे पैदा कर सकता है। एक मेल है, कितने बच्चे पैदा कर सकता है। और उनके ज़माने में लोग 4-4, 5-5, 6-6 शादियाँ करते थे। उस ज़माने में तो एक एक आदमी के 20-20, 30-30 बच्चे होते थे। अच्छा। होते थे, अपने भी राजा महाराजाओं के होते थे, बादशाहों के होते थे, अपने देखते ही हैं। तो उससे होगा क्या कि एक दिन इतने इंसान पैदा हो जाएंगे कि वो दुनिया में न तो किसी जीव को छोड़ेंगे, न उनके लिए अनाज पर्याप्त होगा। तो वो इंसान की विलुप्ति का कारण बन सकता है। वहाँ से एक कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल आया कि एक दिन यदि ऐसा हुआ तो हम सारी धरती को सब कुछ खा जाएंगे, रिसोर्सेज को। हम इतना अनाज भी नहीं छोड़ेंगे कि हम अगले साल उसको हमारे खेतों में डाल सकें। तो ये माल्थस की एक थ्योरी का एक पार्ट है। उस थ्योरी के ऊपर बाद में डार्विन ने काम किया। डार्विन की कहानी, चार्ल्स डार्विन, उसके फादर भी डॉक्टर थे, दादा भी साइंटिस्ट थे। डार्विन ने पहली बार, वो पढ़ने में होशियार नहीं थे, वो जब कॉलेज जाते थे स्कूल में, तो वो कीड़े मकोड़े इनको इकट्ठा करते रहते, फूल पत्ते पत्तियाँ। तो उनके प्रिंसिपल ने लिखा कि ही इज ए सेंसलेस चाइल्ड, और ये पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। उसके फादर को बड़ा दुख हुआ। फिर उनके एक दोस्त ने कहा कि मेरे को कोई असाइनमेंट मिला है तो मुझे मेरे साथ चलो तुम वहाँ पे। तो ये किसी टापू पे गए और कहा कि हम 2 साल में वापस आ जाएंगे और हमारे खाने पीने की और पैसे की भी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन वो व्यवस्था नहीं हुई, तो इसके फादर ने, चार्ल्स डार्विन के फादर ने ही वो व्यवस्था करी। लेकिन आने में 5 साल लग गए। और उनका, क्योंकि वो शिप चलते थे उसमें, उस छोटे शिप, तो वो आते होते सारी दुनिया घूमते हुए आए, तो अलग अलग टापुओं पे वो रुके। तो वहाँ से डार्विन ने बहुत सारे सामान वापस इंग्लैंड भेजे, बहुत कुछ लिखा अपने ऑब्जर्वेशन को, और वो वापस आया जब तक ही वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए साइंटिस्ट। डार्विन ने पहली बार थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो है ह्यूमन कैसे इवोल्व हुए, वो दी। और वो बिल्कुल उस समय चर्च था उसके विरोध में था, क्योंकि चर्च तो बाइबल पे चलता था। बाइबल में थ्योरी ऑफ जेनेसिस थी, उसके हिसाब से तो सब कुछ भगवान ने बनवाया है। और डार्विन ने तो कह दिया कि एक जीव से दूसरा जीव विकसित हुआ है। भाई डार्विन की थ्योरी से है कि जैसे धरती पे रेप्टाइल्स बहुत हो गए, रेंगने वाले जीव बहुत हो गए, लेकिन भोजन की कमी हो गई, तो उनमें से कुछ जीव फड़फड़ाने लग गए, उछलने लग गए, उछल के कोई चीज़ खाने की कोशिश करने लग गए। तो एक समय के बाद में उन जीवों के पंख निकल गए, और वो पक्षी का विकास ऐसे हुआ है। समुद्र में मछलियाँ बहुत हो गई, खाने को नहीं मिली, तो कुछ मछलियाँ उछल उछल के ज़मीन पे कीड़े मकोड़े पकड़ने के लिए आने लग गई। उनसे फिर जो एम्फीबियंस होते हैं, जैसे मेंढक वगैरह, इस ग्रुप के जीव उससे डेवलप हुए। और इंसान है वो नीचे से आता हुआ और फिर बंदरों में आया, बंदर से फिर हम डेवलप हुए। और आज हम जेनेटिकली सिद्ध कर सकते हैं कि एक पेड़ पौधा हो, चाहे एक छिपकली हो, चाहे बंदर हो, चाहे इंसान है, उनकी जीन्स में जो फ़र्क है ना, वो कहीं 2% है, कहीं 5% है। मतलब 90% जीन्स तो हमारी सेम है। इट मीन्स हमारा ओरिजिन सेम है। आज हम अपने आप पे गर्व कर सकते हैं। तो हम कहते हैं ना बहुत पुराने टाइम में, तो पुराने टाइम में हमारे जो पूर्वज हैं, वो तो छिपकली भी हमारा पूर्वज है, वो तो चींटी भी हमारा पूर्वज है। तो जो जीव हैं इस धरती पे, इसलिए इसको हिंदी में तो संसार कहते हैं जी। संसार शब्द बना है समसार, समसार एक जैसे, समसार, उससे संसार शब्द बना। इंग्लिश में है यूनिवर्स, यूनि मीन्स वन, जैसे आजकल मेटावर्स जी, वैसे ये यूनिवर्स एक ही चीज़ है। बेसिकली हम लोग अपने आप को अलग मान रहे हैं, बट हम सब एक हैं। अच्छा, जेनेटिकली हम एक हैं सारे के सारे, और वो थोड़ा सा वेरिएशन होता है। वेरिएशन होने से, वो वेरिएशन किससे आता है? आप किस तरह का काम करते हो, आप क्या काम करते हो। तो मैं, अभी टॉक एंड होने वाली है, मैं मेरे श्रोताओं को एक ही राय दूंगा, अपने शरीर से काम कीजिए,
आप चाहे कितने ही विद्वान हो, कितने ही ज्ञानी हो, कितने ही बड़े पद पे हो, आप काम कीजिए। क्योंकि धरती पर जो लोग धरती के मालिक बने हुए हैं, दुर्भाग्य से वो लोग कोई भी शारीरिक श्रम का काम नहीं करते हैं, और वही हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं। चाहे बड़े अधिकारी हों, चाहे बड़े नेता हों, चाहे बड़े सम्राट हों। इसलिए दुनिया में आज तक कभी भी शांति नहीं फैली, पीस नहीं फैली, न आगे फैलेगी। ये दुनिया सदा टर्मोइल में रहेगी। यहाँ हिंसा होगी, यहाँ घृणा होगी, यहाँ प्रेम भी होगा। लेकिन जो लोग जितने बड़े होते जा रहे हैं और होते जाते रहे हैं, उन्होंने शारीरिक श्रम छोड़ा है, और उसका परिणाम आम जनता ने सदा भुगता है जी। अब हमें इन सब बातों से दूर होकर अपना जीवन सुधारना है। तो हमें अपना जीवन सुधारने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा, हमें काम करते रहना चाहिए। हमें हाथों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप देखिए जी, हाथ से ही सब चीज़ें डेवलप होती हैं। मुझे तो आज पता चला कि हाथ जो है वो आपकी याददाश्त से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल होगा याददाश्त। अब देख लो, लिख के लिखो, हाथ से लिखो, और याद देखो आप कितना याद होता है। आजकल हम सब लोग मोबाइल नंबर मेरा तुम भेज दो, तुम मुझे भेज दो। पहले सब लिखते थे डायरी के अंदर, तो नंबर याद रहते थे। यस। मेरे को खुद को 50-50 नंबर याद रहते थे लोगों के। आज अपने खुद के नंबर भी याद नहीं, देखना पड़ता है, क्योंकि वो इधर से उधर नंबर ट्रांसफर हो गया। हेलो, हाय, ही लिख दिया आपने, वो काम हो गया। तो आपकी याददाश्त है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और आने वाले टाइम में जैसे AI वगैरह आ रही है, तो उससे आपको बड़ा चैलेंज है, उसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, और आपको उसके साथ कम्पीट करना पड़ेगा। कम्पीट करोगे तो AI आपकी दासी है, अदरवाइज वो आपकी मालकिन होगी और आप उसके गुलाम होंगे। बिल्कुल, मतलब मेरे को स्कूल टाइम याद आ रहा है, जो मैंने पहले बात छेड़ी थी कि टीचर जो 10-10 बार लिखने को कहते थे, उसका रीजन ये था कि आपको याद रहेगा, हाथों से लिखी हर चीज याद रहती है, क्योंकि ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन है। राइट। सो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज जो मैसेज आपने हेल्थ बॉक्स में हमारे लिसनर्स को दिया है, वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। वैसे तो मैं पूरा रैपिड फायर का एक कच्चा चिट्ठा लेकर आई थी, अभी करो। सो बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास में, बट मैं अभी आपको कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। सबसे पहला रैपिड फायर का क्वेश्चन ये है कि मल्टीविटामिन या फिर मल्टीवर्स, किस पे ज़्यादा भरोसा है आपको? मल्टीविटामिन या फिर मल्टीवर्स पे, दोनों में से किस पे सबसे ज़्यादा भरोसा है? मैं दोनों पे नहीं है। ओके दोनों पे ही नहीं है। डिटॉक्स का असली मतलब जूस, मतलब ये जो क्लीन हो जाता है वो, या फिर लोगों से दूर रहना? नहीं, डिटॉक्स का मतलब क्लीन होना। ओके, मतलब मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए जिनसे आप डिटॉक्स हो जाओ एक टाइम के बाद। अब लोगों से सीखते हो आप। राइट। सो एक लड्डू तो चलता है ना यार, ये बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं। इसका आप मतलब आपका जो डिफ़ॉल्ट रिप्लाई होगा वो क्या होगा? नहीं चलता। नहीं, बिल्कुल नहीं चलता? नहीं चलता। ओके। सबसे वियर्ड डाइट जो किसी ने फॉलो की हो अभी तक आपके नॉलेज में? मतलब कहाँ पर? आपके पेशेंट्स हो गए, फैमिली हो गई, जो सबसे वियर्ड डाइट है कि ये डाइट तुम्हें ले ही नहीं सकता, ऐसे तुम खा कैसे सकते हो? नहीं, ऐसा मेरे ध्यान में तो नहीं है कुछ। ओके। जिम जाना ज़्यादा मुश्किल है या फिर अलार्म पे उठना? अलार्म पे उठना। ओके। ग्रीन टी मैजिक पोशन है या फिर सिर्फ दिखावा है? इज मैजिक पोशन। अच्छा। और फिट होने का शॉर्टकट तो सबसे पहले किसे आप भेजना चाहेंगे अगर आपके पास में हो? सेलिब्रिटी को या फिर किसी आसपास के नेबर को? मैं तो रघु को भेजना चाहूँगा बॉक्स एफएम में। ओके। सो जैसे चीट डे का कॉन्सेप्ट जो है, ये आपके हिसाब से अप्रूव्ड है या बैंड है? कौन सा वाला? चीट डे, कि आज तो चीट डे, तो हम पेट भर के खाएंगे। कभी कभी कर सकते हैं, थोड़ा थ्रिल आता है लाइफ। ओके। मतलब जितने भी पेशेंट्स हो गए ना, वो आज खुश हो गए होंगे ये सुन के कि एक चीट डे होना ही होना चाहिए। हो सकता है, चलता है। राइट। सो मेरा आखिरी सवाल है कि जुम्बा, योगा या नैप, बेस्ट स्ट्रेस बस्टर क्या है? जुम्बा। ओके। सो मुझे लगता है ये अभी तक का सबसे बेस्ट हिस्ट्री में अगर मैं जाऊँ तो इतना अच्छा नॉलेज आज हमें मिला है,
और हेल्थ का जो नॉलेज आज आपने हमें दिया है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि हम कभी भी हमारी हेल्थ पे फोकस नहीं कर पाते। थैंक्स टू यू सर कि आप हमारी हेल्थ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। सो जितने भी पॉइंट्स आपने बताए हैं उन सब पे हम और शायद हमारे लिसनर्स भी फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच सर यहाँ बॉक्स FM पे आने के लिए। थैंक यू। ओके।